बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर आपके साथ लेक्चर नंबर 7 के बिज़नेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 7 के साथ। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ तक मैं जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसको हम ख़त्म करते हैं इस पॉइंट तक जहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्ट्यूनेस और टोटोसिस। ठीक है, तो इससे पहले जो आप चीज़ पढ़ चुके हो, एक मैं थोड़ा सा ओवरव्यू टॉपिक्स का ले लेता हूँ, जिसमें सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, उसके बाद उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ा, व्हाट वर द मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद फिर नेक्स्ट था मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें आपने मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़े थे डिफरेंट, और एब्सोल्यूट और रिलेटिव देखा था। ठीक है, और इसके बाद एक कंसेप्ट था सिमेट्री का और स्ट्यूनेस और टोटोसिस। सिमेट्री में क्या था कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेंटर से वैल्यूज ऑफ इक्वी डिस्टेंस हो दोनों तरफ, यानी उसका मीन मीडियन मोड 80 सेंटर पर कंसाइड करता हो, 80 पॉइंट पर लाई करता हो सेंटर में, ठीक है, और उसकी जो टेल्स हैं वो सेंटर से दोनों तरफ बराबर फासले पर हों। इसी तरह स्ट्यूनेस में आपने क्या किया था, स्ट्यूनेस में आपने कर्व का झुकाव देखा था कि किस तरफ है, आया वो राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, और टोटोसिस में क्या था, द डिग्री ऑफ पिटरनेस ऑफ आ कर्व। ठीक है, आपने उसकी कोहान देखी थी कि उसकी चोटी किस तरह की है, आया वो प्लेटिकल्टिक है, उल्टी प्लेट जैसे होती है, ठीक है, मीसोटल्टिक है नॉर्मल, या लेप्टोटल्टिक है जिसमें वो कोहान जैसी बनती है। ठीक है, अब हम आज जो कंसेप्ट हमारा, मैंने अब जो टॉपिक आज स्टार्ट करना है वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि नाम से जाहिर है, इम्कान, किसी चीज़ का होने का इम्कान। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली इट इज़ अ साइंस ऑफ मेजरिंग अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी बुक्स निकाल लो, क्योंकि ऑनवर्ड अब जितने लेक्चर्स भी होंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, और इसके बाद हम रैंडम वेरिएबल और +1 जो आगे करेंगे, तो उसमें बुक जो है वो मस्ट है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए उसकी थ्योरी को समझना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, थोड़ी सी स्टेटमेंट के बदल जाने से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आप पाज ले लें, एक स्टेटमेंट को दरमियान में कॉमा डाल देने से भी क्वेश्चन इधर से उधर हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के पास ये बुक्स होनी चाहिए। जो फर्स्ट डे मैंने जब पहला लेक्चर था तो मैंने ये बुक आपको दिखाई थी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स की बुक है। तो इसका चैप्टर नंबर मैं जो स्टार्ट करूँ प्रोबेबिलिटी का, दैट इज़ प्रोबेबली चैप्टर नंबर 6। यस, अब आप इस चैप्टर को देखें तो यहाँ पे अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि बिजनेस में या प्रोबेबिलिटी का इन्वॉल्वमेंट कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। जैसा कि मैंने शुरू के लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बाद जो फर्स्ट डे मैंने डेफिनेशन लिखी थी स्टैटिस्टिक्स की, उसमें आपको बयान किया था, द टर्म स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू लिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स टू अ सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द डेटा, एंड फाइनली द साइंस ऑफ इन्फरेंट जनरलिटीज़ फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। तो ये जो फाइनली के बाद जो था, इसमें था बेसिकली स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का पोर्शन था। ठीक है, यानी आप सैंपल की बुनियाद पर पॉपुलेशन के बारे में कोई भी डिसीजन लोगे। ठीक है, अब आप देख लें, यानी इसकी एग्जांपल सिंपल है कि आपने एक कुत्ता, वो खाना कुछ खा रहा है, कुकिंग खा रहा है उसकी, और जस्ट वो एक नमक मिर्च देखना चाह रहा है, तो एक छोटी सी चम्मच में निकाल के उसको देख सकता है, और उसका पूरे जो सालन जो तैयार हो रहा है उसके बारे में वो बता सकता है कि ये किस तरह का है, इसका टेस्ट कैसा है। जस्ट आपने थोड़ा सा उसका टेस्ट लिया, सैंपल लिया, और उसकी बुनियाद पर आपने इतनी बड़ी चीज़ के बारे में बात कर दी। तो बेसिकली स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में यही कुछ होता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में आप देखें, जब आप सैंपल छोटा सा लेता और पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात करोगे तो देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी लाइज प्रिवेल करती है यहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ पर अनसर्टेनिटी होगी वहाँ प्रोबेबिलिटी है।
उसको कैसे मेजर करेंगे? प्रॉबिलिटी के ज़रिए। तो प्रॉबिलिटी को समझने के लिए देयर आर सम बेसिक थिंग्स, कुछ ऐसी बेसिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं प्रॉबिलिटी के। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्रॉबिलिटी, को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, फिर डिफरेंट कंसेप्ट्स जो इसके अंदर आते हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन का पेज अगर आप खोलें, पेज 195 है ये, और ये बुक मार्केट में अवेलेबल है और गलबन लेस दैन 500 की आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं है तो आप इसमें से ये चैप्टर भी फ़ोटो कापी करवा सकते हो लाइब्रेरी में से लेके, ठीक है। तो नॉर्मली ये बुक अवेलेबल है और ये इंडियन एडिशन है ये वाला, और बाय J.K. शर्मा, और इसका नाम जैसे कि आपको पता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एडिशन कौन सा? इसका सेकंड एडिशन है। तो इसका इंट्रोडक्शन है, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको जो मैनेजमेंट साइड पर कैसे प्रॉबिलिटी का इन्वॉल्वमेंट क्या है। ये जितनी बात मैंने की है उसमें ऑलमोस्ट वही चीज़ रिपीट करेगा यहाँ पर। इंट्रोडक्शन इसमें देखें आप, इसमें कहता है कि सो फार वी हैव डिस्कस्ड मेथड्स ऑफ समराइजिंग सैंपल डाटा टू गेन नॉलेज अबाउट द फाइनाइट, अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन और प्रोसेस, ठीक है। Making inferences from sample data, however, involve uncertainties, जो जैसे मैंने पहले बात की थी, ठीक है। Thus, our decision makers always face some degree of risk while selecting a particular course of action or strategy to solve or decision problems involving uncertainty, ठीक है। तो दे ऑलवेज फेस द रिस्क, और उनको अनसर्टनिटी से वास्ता पड़ता है, और जहाँ पर अनसर्टनिटी होगी वहाँ प्रोबेबिलिटी की इन्वॉल्वमेंट होगी। इट इज़ बिकॉज ईच स्ट्रेटजी कैन लीड टू अनदर डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स और रिजल्ट्स, दस इट इज़ नेसेसरी फॉर द डिसीजन मेकर्स टू एनहांस देयर कैपेबिलिटी ऑफ ग्रास्पिंग द probabilistic situations so as to gain a deeper understanding of the decision problems and base their decisions on rational considerations. So the knowledge of concepts of probability and probability distribution and various types of distributions helps in the development of probabilistic decision models, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? वी विल लर्न अबाउट द फर्स्ट, वी विल लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड देन वी विल लर्न अबाउट सम एप्लीकेशंस ऑफ दीज कंसेप्ट्स टू डिसीजन प्रॉब्लम्स। तो जो स्टार्ट हमारा हो रहा है वो सेक्शन 6.2 से है, ठीक है। इसको आप खोलें और ये टॉपिक है द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी में क्या कुछ होता है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी अगर मैं डिफाइन करूं, इट इज़ अ साइंस ऑफ मेजरिंग अनसर्टनिटी। जहां भी गैर यकीनी हालत होगी इसके मालूम करने को प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं। ये तो उसको बाय डेफिनेशन में डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। इट हैज़ सर्टन अप्रोचेस, प्रोबेबिलिटी तक पहुंचने की कुछ अप्रोचेज हैं जिनमें से हमें गुजरना होगा। तो मैं इसमें से देखता हूँ, आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ 6.2 में ये क्या कहना चाह रहा है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इट इज़ नेसेसरी टू यूज सर्टन टर्म्स एंड डेफिनेशंस प्रिसाइजली, मोर प्रिसाइजली। अ स्पेशल टाइप ऑफ फिनोमिना नोन एज रैंडमनेस और रैंडम वेरिएशन is the fundamental importance on probability theory। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट आता है। यहाँ पे इसने लिखा है रैंडमनेस या रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस 2 or more than 2 रिजल्ट्स अंडर सिमिलर कंडीशंस, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंट जो 2 या 2 से ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है लेकिन देयर इज़ अनसर्टनिटी ऑफ दैट रिजल्ट्स, ठीक है। सपोज मैं एक कॉइन को थ्रो करता हूँ, ठीक है, तो देयर इज़ अनसर्टनिटी, गैर यकीनी हालत है कि पता नहीं हेड आएगा या टेल आएगी, और ये भी नहीं है कि अगर ये रैंडम
अगर मैं एक कॉइन ले लूँ वो बाइस्ड हो, बाइस से मिराद उसमें कोई डिफेक्ट हो, तो दोनों तरफ ही आप उसको हेड डाल दें और अब आपके ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, तो इट विल बी नॉट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट विल नॉट बी अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, बिकॉज कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ तो हेड ही आना है जब भी आप थ्रो करोगे, ठीक है। तो रैंडमनेस तो ना रही ना, तो रैंडमनेस जब होगी मीन कि आपको श्योरिटी ना हो, पता हो तो ये चीज़ आ सकती है बट यू आर नॉट श्योर कि ये आ रही है, ठीक है। अब हमें पता है कि जब मैं कॉइन को थ्रो करता हूँ तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि अगर मैंने ये कॉइन को थ्रो किया तो इस वक्त वो हेड आने वाला है। इसी तरह अगर मैं डाइस को रोल करता हूँ, डाइस को, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस कि फेस 1 either फेस 1 will appear or फेस 2 will appear or फेस 3 will appear. So there is an uncertainty. There is an uncertainty about the happening of these certain things. तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है? एन एक्सपेरिमेंट which produces 2 or more than 2 results under similar conditions. ठीक है, कंडीशन सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि आप कंडीशन एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल में जाते हुए कंडीशन बदल दें, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, वही कंडीशन सेम हो और हर दफ़ा वो रिजल्ट्स क्या हो, डिफरेंट दे। जिस चीज़ जैसा कि मैंने 2 एग्जांपल्स आपके सामने रखी, एक मैं कॉइन को थ्रो करने की और दूसरा एक डाइस को रोल करने की। तो ये इन एग्जांपल्स को बेस बनाकर हम प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट को डेवलप करेंगे और ये मैं बार बार इसको कोड करूँगा और कभी मैं कॉइन को 3 दफ़ा थ्रो करके देखता हूँ, कभी 4 दफ़ा थ्रो करके फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे डिफरेंट इवेंट्स की, ठीक है। तो ये इसका पहला कंसेप्ट था रैंडम एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, अब आप इसको देख लीजिएगा, ये 6.2.1 है, रैंडम एक्सपेरिमेंट आल्सो कॉल्ड एक्ट, ट्रायल, ऑपरेशन और प्रोसेस, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट आल्सो कॉल्ड, इसको हम ट्रायल भी कह देते हैं, ट्रायल, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा नाम क्या, ऑपरेशन भी कह दिया हमने, इसको भी यूज़ करते, प्रोसेस कह सकते हैं, उसके अलावा एक्ट, ठीक है। It is an activity that leads to the occurrence of one and only one of the several possible outcomes which is not likely to be known until its completion, ठीक है। completion तक हमें उससे पहले पता ना हो कि क्या होने वाला है। That is, the outcome is not perfectly predictable, ठीक है, जैसा कि पहले बयान किया गया। This process has the properties that, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जब ये प्रॉपर्टीज़ होंगी तो वो रैंडम होगा। अजीज तलबा देख लें, अगर आप हमें वी नो दैट एक इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc²। आपने फिजिक्स में अगर FSE में पढ़ा हो तो वहाँ देखा होगा E इज इक्वल टू mc²। जो मास आप लें और इतना C लें तो आप जो E एनर्जी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। हमें पता है कि 100 डिग्री जब बॉइलिंग आप लेट जाएँ उसको, तो वाटर उसके ऊपर बॉयल करना शुरू कर देता है। 100 डिग्री टेम्परेचर का वाटर क्या है, बॉयल करना शुरू कर देता है। अब ये कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिस्टिक। वी नो दैट कि ये चीज़ और ये चीज़ मिक्स करने से ये बन जाता है, ठीक है। जैसा कि हरा और नीला रंग मिक्स करने से सब्ज बनता है, वी नो दैट। तो ये अगर मैं कहूँ तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इट इज़ नॉट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे वो एरिया ऑफ ए सर्कल इज़, ठीक है, 2πr। अब पाई और आर तो मल्टीप्लाई जो मर्जी डिफरेंट लेते जाएं वो उसका एरिया निकलता जाएगा। अब अगर कहूँ तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट की तरफ जाता है, तो ऐसी बात नहीं है, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। इसी तरह कुछ लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं जो लैब्स में किए जाते हैं, बट दे आर नॉट रैंडम, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इसकी एग्जांपल सिंपल आपके पास है, दैट इज इफ वी थ्रो अ कॉइन, दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग 2 रिजल्ट्स, ठीक है। और कोई एक्सपेरिमेंट जब वो 1 रिजल्ट सिर्फ पेश कर रहा हो वो रैंडम नहीं होता, ठीक है जी। तो इसने इट हैज़ प्रॉपर्टीज इसने यहाँ पे लिखी है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, प्लस मैंने जो ऐड कर दी चीज़ें वो भी आपको बता दी। तो नंबर 1 है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कैन बी स्पेसिफाइड इन एडवांस। हमें पता होता है कि मैं अगर 8 डाइस तो रोल कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि फेस 1 आ सकता है, फेस 2 आ सकता है, फेस 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब मैं 7 नहीं कह सकता इसमें, तो मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज।
नंबर 2 पे है इट कैन बी रिपीटेड। अब इसको रिपीट भी किया जा सकता हो, ये नहीं कि एक एक्सपेरिमेंट हो जो एक ही दफ़ा हो सकता हो, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि वो रिपीट होता हो। नंबर 3 इज सेम आउटकम मे अकर इन वेरियस रेपिटेशंस। तो एक दफ़ा मैंने ट्रायल किया तो हेड आ गया, अब दोबारा मैं जब दूसरा ट्रायल करता हूं तो मे बी देयर कैन बी अगेन हेड, और इसी तरह 3rd या 4th के ऊपर ना हो, टेल आए, मे बी 5th के ऊपर फिर हेड आ जाए, तो इट मीन्स इट कैन रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। एक्सक्यूज मी। सो दैट द सेम आउटकम may occur in a various repetitions so that the actual outcome is not known in advance, ठीक है। हमें एक्चुअल आउटकम का पहले से पता नहीं होता। अब देर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स द बुक हैज इन द रिटन हियर, जिसमें टॉसिंग ऑफ कॉइन है, ठीक है। उसके बाद मेजरिंग ब्लड प्रेशर ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब आपको पहले मेजर करने से पहले नहीं पता कि इस आदमी का ब्लड प्रेशर क्या होगा, ठीक है, क्या चीज़ होने लगी है, लेकिन हमें आइडिया तो है कि इस रेंज में होना चाहिए, बट इट इज़ आल्सो रैंडम कि आप एक आदमी का लें तो मे बी 120/80 हो, दूसरा का लें तो 150/100 हो, दूसरे का इसी तरह 220/100 हो, एंड सो ऑन। तो वेरी करेंगे ये वाले, उससे पहले अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता कि क्या है इसमें, तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के ज़ुमरे में आता है। चेकिंग एंड ऑटोमोबाइल्स पेट्रोल माइलेज, ठीक है। अब आपको पता नहीं, आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, आपको नहीं पता कि वो कितना जाएगी 1 लीटर में, ठीक है। विद एक्सपीरियंस आपको फिर पता चलता जाएगा, जब आप 2, 3, 4 लेते हो एक्सपीरियंस तो आपको आइडिया होता है। तो ये भी यानी फर्स्ट आप ट्रायल करते हो तो आपको यू डोंट हैव एन आइडिया कि ये किलोमीटर जो है कितने किलोमीटर 1 लीटर में जाएगी। इसी तरह जो है मेरी इन डेली रेनफॉल, इट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको नहीं पता कि कितनी बारिश होगी, देयर इज अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो जहां पर अनसर्टेनिटी है वहां प्रोबेबिलिटी की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जब बात करते हैं तो देयर आर अ फ्यू कंसेप्ट्स व्हिच वी हैव टू लर्न फर्स्ट, और इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आ रहा है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो ऑलमोस्ट आप कर चुके हैं। उसके बाद अजीज तलबा कंसेप्ट जो आता है वो है सैंपल स्पेस का, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सैंपल स्पेस। व्हाट इज सैंपल स्पेस? Total possible outcomes of a random experiment is called a sample space. Total possible outcomes of a random experiment is called sample space, ठीक है। यानी अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो और आप देखते हो कि इसमें टोटल पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ सकती हैं, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज आप लिख दो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस, और इसको वी डिनोट इट बाई कैपिटल S, ठीक है। सपोज मैं एक एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में करता हूं, इफ अ कॉइन इज थ्रोन सिंगल 1 टाइम, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ अ कॉइन इज थ्रोन वंस, ठीक है। तो मैं यहां पे बना रहा हूं, आप देख सकते हैं मेरे राइट पर, क्योंकि इसको हम S से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सैंपल स्पेस को हम S के साथ डिनोट करते हैं। तो जब एक कॉइन थ्रो किया जाए तो क्या हो सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो हमने इसमें डाल दी, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ऑनवर्ड अब जितना भी काम करेंगे, प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स को, डिफरेंट जो हमारी एक्सरसाइजेस होंगी, तो उसमें सबसे पहले जो काम करना होता है वो सैंपल स्पेस बनाना होता है। तो जब एक कॉइन को थ्रो किया जाए तो सैंपल स्पेस क्या होगा? अब अगर अजीज तलबा ये मैं कह दूं, इफ़ 2 कॉइन्स आर थ्रोन, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? इफ़ 2 कॉइन्स आर थ्रोन, तो सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? जी, यस। तो दीज आर द टोटल पॉसिबिलिटीज, क्या क्या हो सकता है?
देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि दोनों के ऊपर हेड आ जाए, ठीक है, और देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट टाइम के ऊपर हेड आ जाए और दूसरे के ऊपर टेल आ जाए, और देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी कि पहले के ऊपर टेल आए, दूसरे के ऊपर हेड आए, और लास्ट ये हो सकता है कि दोनों के ऊपर टेल आ जाए, ठीक है जी। तो इफ़ अ कॉइन इज थ्रोन ट्वाइस तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनता है, देयर आर 4 केसेस, ठीक है, कितने केस बनते हैं इसमें 4, और अगर एक कॉइन को सिंगल टाइम थ्रो किया जाए तो कितने केस बनते हैं 2। तो इट मीन्स कि मैं यहाँ से एस को बना सकता हूँ, यानी अगर मैं 2 की पावर 1 ले लूँ तो अदर इफ अ कॉइन इज थ्रोन वंस तो 2 की पावर 1 ले लें, तो दिस इज इक्वल टू 2 केसेस बनेंगे। और अगर मैं कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो करता हूँ तो इसका मतलब है 2 की पावर 2 हो गया आप, तो कितने हो गए 2 की पावर 2 मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 4। इसी तरह अगर एक कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो किया जाए तो ये सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए, या जब हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो व्हाट आर द पॉसिबल केसेस, हमें पता चल गया कि 3 टाइम्स करेंगे तो 2 की पावर 3 है, तो 8 केसेस बनने चाहिए। तो व्हाट आर द 8 केसेस, कि तीनों, एक पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों पे हेड आ जाए, और एक हेड हो, दूसरा भी हेड हो, और तीसरा क्या हो, टेल हो जाए। या अब आप इस टेल की पोजीशन को चेंज करते जाएं, नंबर 2 पे ले जाएं इसको, उसके बाद नंबर 3 पे ले जाएं, और ये टेल आके हेड हेड हेड, ठीक है। अब आप 2 टेल्स ले लें और एक हेड ले लें, और इस हेड की पोजीशन चेंज करें, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, और लास्ट बन सकता है टेल टेल और टेल। अब आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सैंपल स्पेस का आपको कंसेप्ट तो हो चुका आई थिंक। तो ये कॉइन्स की मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स ली। अब अगर मैं कहता हूँ इफ़ अ डाई इज रोल्ड तो सैंपल स्पेस क्या होगा, इफ़ अ डाई इज रोल्ड तो एस क्या होना चाहिए, साफ बात है, एस क्या होगा, एस इज इक्वल टू 1, 2, तो ये हमारा एस होगा, ठीक है। आई थिंक अब आपको सैंपल स्पेस का आइडिया हो गया कि सैंपल स्पेस क्या होता है। प्लस आप इस बुक में से इसका सेक्शन नंबर 6.2.2 उसको देख लीजिएगा, ये सेक्शन नंबर 6.2.2 और पेज नंबर है 196, यस। ठीक है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर एक बात है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है प्रोबेबिलिटी में, सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट का था, उसके बाद सैंपल स्पेस का था, अब कंसेप्ट आता है इसके बाद इवेंट का। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रोबेबिलिटी सारी इसके गिर्द घूमती आ जाए। इवेंट क्या है, कोई भी जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपने उसमें जो चीज़ तलाश करनी है वो ये है कि इवेंट क्या है, व्हाट इज़ द इवेंट, ठीक है। और उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। तो व्हाट इज़ इवेंट, इट इज़ बेसिकली अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सिंपल लैंग्वेज में यही है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। एक आपके पास सेट है 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसमें से एक इवेंट उठा लेता हूँ। मैं कहता हूँ लेट ए बी द इवेंट ऑफ इवन नंबर्स, कि जब एक डाइस तो रोल किया जाए तो ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इवन नंबर को कर रहा है। तो हम इवेंट को जो होता है इवेंट, तो इसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल जो ए बी सी डी ई एफ कैपिटल लेटर्स हम यूज़ करते हैं इवेंट के लिए। तो ए लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए बी द इवेंट दैट, ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ इवेंट
एन इवन नंबर अपीयर्स। तो अब आप देखें कि ये अगर ये सैम्पल स्पेस था तो इसमें से मैंने जैसे कि डिफाइन किया इट इज़ अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। तो ए में क्या चीज़ आनी चाहिए जी, आप बताएं क्या आना चाहिए, आइडिया आ गया आपको? यस, 2 4 6, ठीक है, 2 4 6। तो दिस इज एन इवेंट। अगर आपको इवेंट की समझ आई हो तो मैं फिर इसमें आगे चलूं। अब आप इसमें 8 सैम्पल स्पेस के अंदर कई इवेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। 8 सैम्पल स्पेस के अंदर एक और इवेंट और भी इसमें बन सकता है। मैं कह सकता हूँ इट इज़ इवन नंबर के बजाय मैं कहता हूँ प्राइम नंबर अपीयर्स। अब आपको पता है कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, यानी वो नंबर जिनका डिवाइज़र वो खुद हो या 1 हो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब है कि 1 तो हम ऑलरेडी इसको निकाल देना, ये तो प्राइम नंबर नहीं होता, 2 प्राइम नंबर होता है, ठीक है। इट मीन्स इसमें क्या आएगा 2 3 5, 2 3 5। तो एक इवेंट यहाँ पे मैं बी डिफाइन कर देता हूँ और साथ कह देता हूँ ये इवेंट है। इसको मैं स्पेसिफिक वे लिखने का जो मैं नॉर्मली इसी फॉर्म में लिखता हूँ, आप चाहें तो लेट ए इज इक्वल टू लेट ए बी द इवेंट दैट, और आगे इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि फेस फलां अपीयर्स या फेस 2 अपीयर्स या फेस इवन नंबर अपीयर्स। तो मैं इसको तरीका ऐसा ही है मेरा लिखने का कि बी इज इक्वल टू इवेंट और इसकी ब्रैकेट में इसको डिफाइन कर देता हूँ कि ये इवेंट किस चीज़ का है, अ प्राइम नंबर अपीयर्स। ठीक है जी। अब अगर मैं ये बी लिखता हूं तो बी क्या बन सकता है, इसमें क्या कुछ आ सकता है। अब आप देखें तो प्राइम नंबर क्या रहा हूं तो बी के अंदर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। क्यों जी, 6 आ सकता है, 6 का डिवाइज़र 6 होता है, 1 भी है, वो प्राइम नंबर होता है जिसका डिवाइज़र 1 हो और वो खुद हो, बस। अब आप देखिए 6 का डिवाइज़र 2 भी तो है, इसका डिवाइज़र 3 भी तो है, 3 भी इसको डिवाइड कर देगा, 2 भी इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं होता। तो ये 8 मैंने इसी तरह मैं लेट सी भी द इवेंट कह सकता हूँ एन ऑड नंबर अपीयर्स, तो उसमें 1 3 5 आ जाएगा, 1 3 5 आएगा, ठीक है। तो सी आप डिफाइन कर सकते हैं लेट सी भी द इवेंट दैट ऑड नंबर अपीयर्स। तो इट मीन्स 8 सैम्पल स्पेस के अंदर कई इवेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। 8 सैम्पल स्पेस के अंदर कई इवेंट्स बन सकते हैं। सैम्पल स्पेस का कंसेप्ट आपको हो चुका, टोटल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जितनी भी हो सकती हैं, जो चीज़ पॉसिबल हो सकती है वो क्या कहलाती है, सैम्पल स्पेस। और सैम्पल स्पेस का एक सबसेट अगर ले लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट के अंदर तो सबसे पहले जो है ना पेज नंबर 197 के ऊपर आप जाइए ज़रा, पेज 197 के ऊपर। तो यहाँ पे 6.2.3 जो है इसको आप देखें, 6.2.3 पेज 197 के ऊपर। तो इसमें उसने टाइप्स ऑफ इवेंट को डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले वो सिंपल सी डेफ लिख देता है कि सिंपल इवेंट क्या कहता है, अब टाइप्स ऑफ इवेंट है इसमें, ठीक है। सिंपल इवेंट, अगर एक इवेंट का सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन हो, उसके अंदर एक ही यूनिट हो या एलिमेंट हो, यूनिट हो, जैसे 1 इज एन एलिमेंट, 2 इज एन एलिमेंट, 3 इज एन एलिमेंट या यूनिट, ठीक है। अगर उसका एक ही यूनिट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अ सिंपल इवेंट। क्या कहते हैं, सिंपल इवेंट। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन और इसमें कोई ख़ास बात नहीं। सपोज मैं आप एक इवेंट ए डिफाइन करता हूँ जिसके अंदर मैं सिर्फ 1 ले लेता हूँ बस, ठीक है, और कुछ नहीं लेता, तो ये अब सिंपल होगा कि इसके अंदर यूनिट 8 ही है या इसके अंदर 8 ही एलिमेंट है जिसकी बात हो रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसके बाद। अब आप टाइप्स ऑफ इवेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आ रहा है नेक्स्ट, जिससे रिलेटेड बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इंशाल्लाह।
that is mutually exclusive events. ठीक है, एंड इसके बाद एक और टाइप आती है नंबर 3 विच इज कॉल्ड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, इसी तरह 4 में आता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। तो अजीज़ तलबा ये हम 4 तरह की टाइप्स जो है वो पढ़ेंगे। सिंपल जो है उसका तो मैंने बता दिया, आपको डिफाइन कर दिया। अब जो असल इम्पॉर्टेंट है दीज आर द 3 वंस। बेसिकली ये 4 हैं, मैंने इसको 2 in 1 कर दिया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को। अगर चाहें तो आप अलहदा भी कर दें। इस बुक में चूँकि आप जो उसने कंबाइन लिखा हुआ पेज 197 के बाद 198 पे आप देख सकते हैं इसको कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है? व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? ये वो कंसेप्ट है जो हम लोग अगर हम किसी लेक्चर का इंटरव्यू कर रहे हों या किसी हायर पोस्ट पे भी, स्टेटिस्टिकल कोई भी पोस्ट हो, तो वहाँ पे हम ये क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्योंकि आपके जहन में क्या आता है? What are mutually exclusive? 2 or more than 2 events of an experiment are called mutually exclusive when in a single trial only one of them could happen. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा आप ले लें इवेंट्स। ठीक है, जैसे अब मैंने लिया, एक इवेंट लिया, सपोज मैं 8 डाइस को रोल करता हूँ, तो उसमें आपको पता है सैम्पल स्पेस बन गया 1 2 3 4 5 6। मैं एक इवेंट ए डिफाइन करता हूँ, एन ऑड नंबर अपीयर्स, और एक मैं इवेंट लेता हूँ बी दैट एन इवन नंबर अपीयर्स, कि जब डाई को रोल किया जाए तो बताएं कि इवन नंबर आए, और एक मैं कहता हूँ बताएं कि ऑड नंबर आए। ठीक है, तो अब दीज 2 इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज कि इनके दरमियान कोई इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब आपने क्या इसमें से लर्न किया कि दो या 2 से ज़ायद इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उस वक्त होते हैं जब उसमें कोई इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ना करता हो और दोनों में से कोई एक चीज़ हैपन होगी। मसलन मैं एक कॉइन को थ्रो करता हूँ तो हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज आइदर हेड में टर्न अप और टेल में टर्न अप, दोनों मिल के नहीं आ सकते। क्यों जी आ सकते हैं मिल के? Yes, these are the 2 main examples in which we learn the concept of mutually and non-mutually, next about mutually exclusive events। कि 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहलाते हैं जब उनमें इंटरसेक्शन जो है वो एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, यानी इट मीन्स उनका जो इंटरसेक्शन अगर मैं कहता हूँ लेट ए और बी 2 इवेंट है, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, खाली सेट होगा, कोई चीज़ कॉमन नहीं है उसमें। ठीक है, अब इसकी आप और कोई एग्जांपल ढूंढे। इसी तरह देखिए, मेरी बात सुने, अ पैथ ऑफ कार्ड है, अ पैथ ऑफ कार्ड, तो पैथ ऑफ कार्ड में जो ऑल 52 कार्ड्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों? हर कार्ड दूसरे से डिफरेंट है, तो जब आप एक कार्ड उसमें से ड्रा करें तो कोई भी आ सकता है, कोई भी ड्रा हो सकता है। आइदर इट कैन बी अ जैक, इट कैन बी एन एस, इट कैन बी अ डायमंड, इट कैन बी स्पेड, इट कैन बी अ हर्ट। ठीक है, इट कैन बी अ हर्ट विद 9 नेला जिसको बोलते हो, इट कैन बी अ यक्का जिसको एसेस बोलते हैं हम, एस,
और एस जो है वो पान का भी हो सकता है और डायमंड का भी हो सकता है, उसके बाद हर्ट का भी हो सकता है, ठीक है, और स्पेड चिड़िया जो जिसको कहते हैं उसका हो सकता है। तो ऑल द 52 कार्ड्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि इसमें और उसमें इंटरसेक्शन रजिस्ट करता हो, ईंट का जो जैक है और उसके बाद जो है हर्ट का, ठीक है, उसका जैक उनके दरमियान में इंटरसेक्शन आती हो, नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो ये था कंसेप्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस और गोइंग टुवर्ड एक्सरसाइज आई हैव टू गिव यू दीज ऑल कंसेप्ट्स, ठीक है, जिसमें मैंने आपको अब तक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और सिंपल इवेंट का दिया। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो दैट इज नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। व्हाट आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? कि दो या दो से ज़ायद इवेंट नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उस वक्त होते हैं व्हेन इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट देयर इंटरसेक्शन कैन एग्जिस्ट, उसका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता हो। अब आप खुद ही बनाएं एग्जाम्पल इसकी कि कोई ऐसा केस ढूंढे कि दो इवेंट ऐसे लें और उसका इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट करता हो। जी हाँ, तो ये जो भी मैंने अभी आप देख रहे हैं लाइट पर, ये जो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व की है, तो यहाँ पर इवेंट बी और इवेंट सी अगर मैं लिखूं तो एक इवेंट सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पर, तो सी भी द इवेंट क्या है जे एन ऑड नंबर, पीएस। तो सी के अंदर क्या कुछ आएगा 1 3 5, ठीक है। तो अब आप मैं नेक्स्ट पेज पे या राइट से पे आप देख सकते हैं। इट मीन्स हमारा पास ए जो है दैट इज 2 3 5 और इवेंट सी हमारे पास है 1 3 5। तो मैं आप कह सकता हूं कि इज ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? नो, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों? कि इनके दरमियान इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी इस मीन्स ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, तो क्या चीज कॉमन है दोनों में जी? 3 and 5। थ्री एंड 5, ठीक है। और अगर मैं कहूं व्हाट अबाउट सी, अच्छा इसमें आई थिंक मैं इसको देख लेता हूं, ये जो बी है दैट इज 2 2 3 5, दिस इज बेसिकली बी, यस मैं वही देख रहा हूं जिसमें दिस इज बेसिकली बी और बी इंटरसेक्शन सी जो वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप ए इंटरसेक्शन सी लोगे तो व्हाट इज ए में क्या है 2 4 6, ठीक है। ए में क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जरा मुझे भी नजर आता रहे कि इसमें क्या था। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या है, this is equal to 5 and it means this implies that A and C are mutually exclusive, ठीक है, and B and C are इसमें कॉमन है ना, आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये मैं ई डाल दूँ, आप समझ जाए इससे क्या मुराद है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो आपको म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली का फ़र्क तो पता चल गया। अब आप इसमें से कई एग्जांपल्स और अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। प्लस इसके ऊपर आप जब जाएंगे पेज के ऊपर तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें पूरी डिटेल दी हुई है। What is the difference between mutually and non-mutually exclusive?
अच्छा, अब आप नेट्स देखें। नेट्स जो डेफिनेशन आ रही है दैट इज बेसिकली व्हाट अबाउट द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। तो ये है जी आपका सेक्शन जो उसी में आ रहा है इसकी तरफ। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट का जैसे कि नाम से जाहिर है कि 2 और मोर इवेंट्स ऑफ ए कंपाउंड एक्सपेरिमेंट। अब मैंने बात कर दी कंपाउंड एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास ट्रायल बढ़ गए हैं, अब एक ट्रायल की बात नहीं हो रही, ट्रायल बेशुमार हो रहे हैं, 2 या 2 से ज़ायद हो रहे हैं। ठीक है, आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट व्हेन दे डू नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ वन एंड अदर। अब मैं एक ट्रायल लेता हूँ, 2 ट्रायल लेता हूँ और मैं थ्रो करता हूँ, या 2 टाइम तो मैं एक टाइम तो 2 टाइम्स थ्रो करूँ, या एट ए टाइम में 2 टाइम थ्रो करूँ, बात एक ही है। ठीक है, इसमें हम इसको एक चीज़ तस्वर करते हैं। ठीक है, तो पहले के ऊपर हेड आ सकता है या टेल आ सकती है, दूसरे के ऊपर भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, दे आर इंडिपेंडेंट। इसी तरह मैं 2 डाइस रोल करता हूँ, या मैं एक डाइस तो रोल करता हूँ, 2 डाइस रोल करता हूँ, तो एक के ऊपर 6 आ सकता है, दूसरे के ऊपर 1 आ सकता है, एक के ऊपर 5 आ सकता है, दूसरे के ऊपर भी 5 आ सकता है, एंड सो ऑन। तो इट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट। और हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्यों जी, जब मैं एक डाइस तो रोल करता हूँ तो किसी एक फेस के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी? यस, the probability is basically the number of favorable cases divided by the total number of cases। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। जब हमने अप्रोचेस किया था तो वहाँ पर ये बात हमारी हुई थी। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, कि हम कैसे फाइंड करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसमें हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी फेवर में कितने हैं और हमारे अगेंस्ट कितने हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास वो कंसेप्ट जो आएगा वो हमारे पास ये आ रहा है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को जैसा कि मैंने शुरू में डिफाइन किया था आपके साथ कि इट इज़ बेसिकली अ मेजर ऑफ अनसर्टनिटी। इट इज़ अ मेजर ऑफ अनसर्टनिटी। किसी भी गैर यकीनी हालत के मालूम करने को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो अभी सिर्फ ये जो कंसेप्ट बेसिक थे दैट वाज सैंपल स्पेस। ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस पहले किया, उसके बाद सैंपल स्पेस को डिस्कस किया, फिर सैंपल स्पेस के बाद इवेंट को डिस्कस किया, इवेंट के बाद हम टाइप्स ऑफ इवेंट की तरफ चले गए। ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया। और उसके बाद आप हमारे पास जो है वो दैट नंबर 4 पर जो आ रहा था दैट वाज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स। तो आज हम इसको जो इस लेक्चर में हम कोशिश करते हैं कि इसकी टाइप्स तक हम इसको रखें। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, इसको हम न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देयर आर मेन 2 अप्रोचेज, द वन इज सब्जेक्टिव अप्रोच एंड द अदर वन इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। अभी हम सिर्फ आज से जो लेक्चर है इसमें हमने डिफरेंट कंसेप्ट जो आपको दिए उसको, और प्लस मैं इसको ख़त्म करूँगा ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स को। तो इंडिपेंडेंट की तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया आपके सामने कि 2 या 2 से ज़ायद इवेंट इंडिपेंडेंट कब होते हैं कि जब एक की प्रोबेबिलिटी दूसरी की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट ना करे, तो इंडिपेंडेंट होते हैं। और डिपेंडेंट कब होते हैं? जब वो एक की प्रोबेबिलिटी तब हो जब दूसरी होगी। अब आप सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डिपेंडेंट इवेंट की। आई हैव 2 बैट्स। ठीक है, एक के अंदर वाइट बॉल्स हैं और एक के अंदर ब्लैक बॉल्स हैं। क्यों जी? बैट 1 के अंदर वाइट बॉल्स हैं और बैट 2 के अंदर ब्लैक बॉल्स हैं। अब मैंने एट रैंडम एक बैट को उठाना है, एट रैंडम एक बैट को उठाना है और उसके बाद बॉल को ड्रा करना है। मैं पूछता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड। जो आप बॉल ड्रा करो वो क्या हो?
ब्लैक हो। तो कैसे होगा? इट मीन्स ये जो बॉल है ब्लैक, ये डिपेंड करती है बैट 2 के ऊपर। बैट 2 सेलेक्ट होगा तो बॉल कौन सी ड्रॉ होगी? ब्लैक बॉल। ठीक है, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आने की जो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? बैट 2 के ऊपर। तो बैट 2 सेलेक्ट होगा तो ब्लैक बॉल निकलेगी। अगर बैट 1 सेलेक्ट हुआ तो ब्लैक तो नहीं आ सकती ना। हमने बैट 1 में ब्लैक वाइट रखी हुई है, बैट 2 में रखी हुई हैं सारी ब्लैक बॉल्स, और दोनों में से एट रैंडम उठाना है। हमें नहीं पता कि हम देख के नहीं उठाएंगे, एट रैंडम एट उठा लेंगे जैसे, ठीक है ना, जैसे लॉटरी में होता है आपको एक पर्ची निकाल लेते हैं हाथ डाल के, ऐसे ही इसको बोलते हैं एट रैंडम, रैंडमली ड्रॉ कर लिया। तो अब हमें इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल डिपेंड्स अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बैट 2। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इसी में कंडीशनल का कंसेप्ट भी आ जाता है। बहरहाल मैं देखता हूँ कि बुक वाले ने क्या लिखा हुआ, उसको मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर कि वो क्या कहना चाह रहा है। 2 events are said to be independent if the information about one tells nothing about the utterance of the other. ठीक है, in other words, the outcome of one event does not affect and is not affected by the other event. यानी एक इवेंट की आउटकम से दूसरे इवेंट की आउटकम इफेक्ट ना हो रही हो, उससे फ़र्क ना पड़े कि पहले पे भी हेड आ गया तो अब मेरा भी हेड आना भाई, ये ना हो, कुछ भी हो सकता है। Similarly, the outcome of the successive tosses of a coin are independent of its preceding toss. यानी अगर आपने एक दफ़ा टॉस किया तो हेड आया, ज़रूरी नहीं है कि दूसरी दफ़ा टॉस करो तो हेड आए, और ये भी नहीं है कि दूसरी दफ़ा भी हेड आ सकता है। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि तीसरी दफ़ा टेल आ जाए। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा कि मैं 2 दफ़ा हेड आया तब तीसरी दफ़ा टेल आनी लाजमी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इट मीन्स उनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अथरेंस है वो खैर वो तो 1/2 ही है, लेकिन वो डिपेंड नहीं कर रहा, हर दफ़ा हर एक ट्रायल दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा जी, हाउएवर 2 or more than 2 events are said to be dependent। अब वो डिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या कहता है? इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट वन टेल्स समथिंग अबाउट द अदर, इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट वन टेल्स समथिंग अबाउट द अदर। ठीक है, दैट इज द डिपेंडेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्लाइज दैट आ रिलेशनशिप एग्जिस्ट। उसमें कुछ रिलेशनशिप है। आप देखो ना, बैट 2 और ब्लैक बॉल के दरमियान रिलेशनशिप था। ठीक है, बैट 2 सेलेक्ट हो रहा तो ब्लैक बॉल आएगी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको। देयरफॉर द नॉलेज ऑफ सम ऑफ द वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूजफुल फॉर असेसिंग द अथरेंस ऑफ द अदर। ठीक है, उसके नॉलेज को हमारे यूज करते हैं नेट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉइंग ऑफ ए कार्ड, say a queen, from a path of plain cards without replacement reduces the chances of drawing a queen in the subsequent event। कि अगर आप एक ट्रायल को बार बार करते हो और विदाउट रिप्लेसमेंट यानी 52 कार्ड्स के अंदर से आपने एक पत्ता ड्रॉ किया, उसके बाद उसको विदाउट वापस डाला नहीं, फिर दोबारा ड्रॉ किया तो डाला नहीं, इसका मतलब है कि अगर एक दफ़ा क्वीन जो है वो निकल गई, अब ज़रूरी नहीं है कि दोबारा वो आए। ठीक है, तो ये सारे केसेस क्या हैं? डिपेंडेंसी में आते हैं। अच्छा, इसके बाद एक कंसेप्ट है, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर द इक्वली लाइक? ये टाइप्स में नहीं आता बेसिकली, लेकिन इस बुक वाले ने टाइप्स के अंदर इसको डाल दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। व्हेन द 2 events have the same probability of its occurrence। ठीक है, जैसे हम हेड और टेल में कॉइन को थ्रो करता हूँ, इवेंट एक हेड है एक टेल है, दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या? 1/2 तो हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली आल्सो, हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली आल्सो। इसी तरह मैं एक डाई को रोल करता हूँ तो जो ऑल 6 फेसेस हैं दे आर इक्वली लाइकली, दे आर इक्वली लाइकली। ठीक है, उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। भाई किसी एक फेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। जब एक कॉइन को थ्रो करता हूँ तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50% चांस है जी। 50% मीन 50 डिवाइडेड बाई 100, 1/2। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ जब एक डाई को रोल करूँ तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6।
1 आने की प्रॉबिलिटी 1/6, 2 आने की 1/6, तो सब की प्रॉबिलिटी तमाम फेसेस की क्या है 1/6। तो ये इवेंट्स जो इसके बनेंगे आपस में क्या चलाते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ क्या कहता है, 2 और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ ईच हैज़ एन इक्वल प्रॉबिलिटी या चांस, प्रॉबिलिटी क्या दो, चांस क्या दो, एक ही बात है, चांस टू अटर, हर एक का चांस क्या हो, बराबर हो। इसी के साथ एक लास्ट डेफिनेशन है जो हम इसको बात इसको ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे साथ थोड़ा सा, वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स? ठीक है, अब आप देखिए आपने ये इस तरह का कुछ वेन डायग्राम से आइडिया है सबको? ये तुम्हारे पास सैंपल स्पेस है, ठीक है, हमारे पास हमने इसके अंदर एक इवेंट ए लिया, एक इवेंट ए लिया, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला, तो इसको क्या कहते हैं, ये जो पोर्शन रिमेनिंग है ये वाला, जिसको मैंने हाईलाइट अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो डिफरेंट लाइंस बना रहा हूँ, तो ये जो पोर्शन बच गया रिमेनिंग, इस मीन सारा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम यूँ लिखते हैं डैश, इसको प्राइम भी लिख देते हैं ए प्राइम, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट? दिस इज बेसिकली एस माइनस ए, एस माइनस ए, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स उसने दे दिया, लेकिन बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट और इसको ए को जो ये जो ए प्राइम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये सैंपल स्पेस ये था 1 2 3 4 5 6 और 8 इवेंट ए था, दैट वाज 1 2 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दिस इज बेसिकली एस माइनस ए। तो जब एस आपके पास 1 2 3 अप टू 6 है, तो 6 में से 1 2 3 निकालोगे तो क्या आएगा, 4 5 6, तो ये हमारा क्या चलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, क्या चलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, अंडरस्टैंड? कोई क्वेश्चन इसके हवाले से? इक्विलाइटली इवेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ इवेंट्स में वो 4 टाइप्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स। अब आपको इन सारी टाइप्स का पता होना चाहिए और फिर ही हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप ये कोर्स पढ़ने के बाद प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट आपके A1 हो जाएंगे इंशाल्लाह। और मुझसे अब तक जिन लोगों ने भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है वो याद करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है कितनी मुश्किल चीज़ तो सर ने आसान बना दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि मेरे इसमें मैं अपने टीचर्स को अभी दुआएं देता हूँ जिन्होंने हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ाई, ठीक है, और उम्मीद है कि आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएंगे इन फ्यूचर, अगर आपको अच्छी समझ आ जाती है, ठीक है, और आप इस चीज़ को समझते हो तो हमारे लिए दुआओं में याद रखें हमें भी। और प्लस अब मैं थोड़ा सा लेक्चर को सम अप करता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा और फ्यूचर के जो लेक्चर हमारा आने वाला है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ थी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी था। उसके बाद हमने पहला जो डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थे जो होने लाजमी थे, जिनका पता होना लाजमी ज़रूरी है प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स को और प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए, उसके कंसेप्ट्स के लिए। तो दैट वाज, सबसे पहले कंसेप्ट जो था वो रैंडम एक्सपेरिमेंट का था, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट्स अंडर सिमिलर कंडीशंस। प्लस उसने 3 आगे कंडीशंस और भी बयान कर दी थी, उसको आप देख लेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद जो पहला कंसेप्ट आता है वो है सैंपल स्पेस का कंसेप्ट है कि व्हाट इज सैंपल स्पेस। टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के बाद किस चीज़ का कंसेप्ट आता है? यस, इवेंट्स का। तो व्हाट आर इवेंट्स? इट इज़ अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। अगर हमने इवेंट का कंसेप्ट हो गया तो उसके बाद हमारी टाइप्स आती हैं कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इवेंट,
ठीक है। तो जो मेन टाइप्स हैं दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है जी। तो इसको मैं यहाँ पे ही अब ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑनवर्ड भी जो हमारे साथ लेक्चर्स होंगे आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझोगे। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा एंड अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।